क्वेश्चन नंबर 136 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स गिवन है और स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है। तो हमारे चार जो रूल है उनके हिसाब से चार्ज लेस स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल है, मींस ए। इसके बाद फोर्थ में दोनों नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, मतलब ए के बाद बी आना चाहिए। और बी और सी में जो बी है उसमें नेगेटिव चार्ज NO2 के जस्ट अटैच कार्बन पर है, मतलब इस नेगेटिव चार्ज को हम NO2 पर डीलोकेलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर इस कार्बन पर प्लस चार्ज होगा तो वो डीलोकेलाइज नहीं होगा। तो फिर ऑर्डर जो हो गया सेकेंड आंसर सही है, ADBC। क्वेश्चन नंबर 137 कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी में कह रहा है मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन बनाओ। तो कार्बेनाइन जो है नेगेटिव चार्ज है, तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा उसका कार्बेनाइन मोस्ट स्टेबल होगा। और इन चारों ग्रुप में से जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो है NH3 पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट मोस्ट स्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो रेडिकल के दो रूल है, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबल, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से मोर अल्फा मोर स्टेबल। तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस है ए में, इसके बाद बी में, सी और डी में से सी में अल्फा एच ज्यादा है 9 अल्फा, यानी 138 का सेकेंड सही है। 139 कह रहा लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ये फिनॉल के सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस हैं और फिनॉल OH ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो जो मेटा इंटरमीडिएट है सेकेंड वो लीस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें OH का सिर्फ माइनस आई इफेक्ट लगेगा और फर्स्ट थर्ड में प्लस आर इफेक्ट लगेगा। तो आंसर हो गया सेकेंड। 140 में कह रहा मोस्ट स्टेबल कार्बेनाइन। तो इन चारों कार्बेनाइन में फोर्थ एरोमेटिक है, और अगर कोई भी चार्ज एरोमेटिसिटी का पार्ट है तो मोस्ट स्टेबल होगा, यानी फोर्थ। अगर हम इनका ऑर्डर बनाए तो 4312 हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो रेडिकल को हम इलेक्ट्रोफाइल नहीं मानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होना चाहिए। तो क्योंकि कार्बीन अगर सिंगलेट है तब तो उसमें वैकेंट p ऑर्बिटल है, और अगर ट्रिपलेट कार्बीन है तो वो डबल रेडिकल है, तो हम इसको फिर एज ए इलेक्ट्रोफाइल ट्रीट नहीं करेंगे। ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि हम कार्बीन, मान लो इसके अलावा हमें कोई एक अमोनिया दिया होता तो हम अमोनिया को टिक कर देते, इलेक्ट्रोफाइल नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से हम सेकेंड को टिक करेंगे, वही सही है। 142 में कह रहा लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो एल्डिहाइड कीटोन का रूल होता है मोर पॉजिटिव चार्ज एट कार्बोनिल कार्बन, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनमें सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो CN है, तो ये तो मोस्ट रिएक्टिव हुआ। और लीस्ट रिएक्टिव हुआ थर्ड, क्योंकि NH2 प्लस आर इफेक्ट का ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनर, पॉजिटिव चार्ज जो है डिक्रीज करेगा, यानी हम लीस्ट रिएक्टिव के हिसाब से आंसर टिक करेंगे थर्ड। अगर हमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है इसका तो हम 2 1 4 3 टिक करते। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। तो हमें पता प्रोपेगेशन होगा, और प्रोपेगेशन में जो स्टेप होते हैं अपने वो 2 स्टेप है। ये जो 2 स्टेप है इनमें से ही ये होते प्रोपेगेशन। तो इनमें से कह रहा है कि चारों ऑप्शन में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, तो जनरेशन ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, यानी फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है ये जो एल्डिहाइड है बेंजल्डिहाइड, इसमें जब हम HCN का एडिशन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो जब हम HCN मिलाते हैं तो ये जो sp2 कार्बन है ये sp3 में कन्वर्ट हो जाता है और रेसमिक मिक्सचर बनता है 50% D 50% L। और अगर कायरल कार्बन नहीं होगा तो वैसे ही नॉन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी इसका आंसर है 4। 145 में कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताओ। तो जो एरोमेटिक है D और C, इनमें से D में रेजोनेंस ज्यादा है, और B है एंटी एरोमेटिक, A है नॉन एरोमेटिक, यानी थर्ड आंसर सही है। 146 में कह रहा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन के पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर
अगर कोई प्लस आर इफेक्ट का ग्रुप है इस तरीके का जिस पर लोन पेयर है जस्ट अटैच पर, प्लस आर ग्रेटर देन माइनस आई, ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है क्योंकि कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी फर्स्ट सही है। अगर हम इनका ऑर्डर बनाए तो फर्स्ट और सेकंड में तो रेजोनेंस है और थर्ड और फोर्थ में इंडक्टिव लगेगा। तो हम अगर ऑर्डर देखें स्टेबिलिटी का तो 1 2 4 3 हो जाएगा क्योंकि एफ की विथड्रॉइंग पावर ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 147 कह रहा 2 ब्रोमो प्रोपेन और हमने एल्कोक्साइड मिलाया। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर विलियमसन सिंथेसिस होती है ईथर बनाने की प्रोसेस, उसमें इसका प्राइमरी या बेंजाइल होना जरूरी है। अगर कोई सेकेंडरी टर्सरी गिवन है तो ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसको हम कहेंगे E2 मैकेनिज्म। हाँ, अगर ये एल्कोक्साइड टर्सरी एल्कोक्साइड है तो यही मैकेनिज्म E1CV बन जाती है, यानी इसमें ईथर होगा माइनर प्रोडक्ट, एल्कीन होगी मेजर प्रोडक्ट और मैकेनिज्म होगी E2। ईथर बनेगा SN2 से माइनर और एल्कीन बनेगी E2 से मेजर। 148 में कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक रोटेशन इतना है 8.4 और जो सैंपल है उसका जो ऑब्जर्व रोटेशन है वो 3.2, तो हम जो फॉर्मूला है अपना उसको अगर हम लगाएं, मान लेते हैं एक x है तो दूसरा जो है 100 माइनस x हो जाएगा और माइनस 8.4। तो इससे अगर हम परसेंट निकालेंगे तो हमें जो प्लस वाला मिलेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसका परसेंट आएगा 69 और जो लीवो रोटेटरी आएगा उसका परसेंट आ जाएगा 31, यानी सेकेंड आंसर। 149 में ये इन्वर्जन मैकेनिज्म हमें दिख रही है और रिएक्टेंट है हैलाइड और प्रोडक्ट है साइनाइड। तो हम हैलाइड से साइनाइड के ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन नहीं बता सकते कि वो डेक्स्ट्रो होगा या लीवो, ये लैब की ऑब्जर्वेशन है। मतलब सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं ये लैब की ऑब्जर्वेशन है, वो सेम भी रह सकती चेंज भी हो सकती, यानी सेकेंड आंसर है। 150 में सिमेट्रिकल एल्कीन है और तीनों डबल बॉन्ड पर ज्योमेट्रिकल है। तो हम इसमें ऑड कार्बन का जो फॉर्मूला लगाएंगे, ऑड कार्बन फॉर्मूले के हिसाब से इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे उसका ये फॉर्मूला है और इसमें अगर हम n=3 रखते हैं तो अपने 6 आइसोमर्स आ जाएंगे। 151 दो कायरल कार्बन है, दोनों के आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो इवन नंबर का फॉर्मूला लगेगा और इवन नंबर फॉर्मूले में जो एक्टिव होते हैं वो 2 पावर n-1, जो मीजो होते हैं 2 पावर n/2 -1। इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों को, तो एक 2 बन जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव, एक बन जाएगा मीजो, यानी 3 होंगे, यानी सेकेंड ऑप्शन सही है। 152 में कह रहा है एन ब्यूटाइल अल्कोहल का चेन आइसोमर कौन है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है वो तो इस तरीके का होगा, तो चेन लेंथ तो सेम है इसमें, यानी कि जब चेन लेंथ सेम है तो ये चेन आइसोमर नहीं होगा। आइसो ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल में डिफरेंट 3 कार्बन की चेन लेंथ है और एन ब्यूटाइल 4 कार्बन की है, मतलब बाकी दोनों चेन आइसोमर है और फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट पोजीशन आइसोमर है, यानी फर्स्ट आंसर है। 153 में कह रहा IUPAC नेमिंग, तो कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन कीटोन के बाद हम लॉन्गेस्ट चेन में अल्कोहल के कार्बन को इंक्लूड करेंगे। अगर हम C2H5 तक नंबरिंग करेंगे तब तो हमें कार्बन जो दिख रहे हैं वो 7 है, लेकिन हम OH वाले कार्बन की नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी के हिसाब से, तो ये 5 कार्बन की चेन होगी, 6 कार्बन की, और C2H5 वाला 7 कार्बन की है, तो 6 कार्बन की चेन को हम सही मानेंगे, तो उस हिसाब से आंसर हुआ 2। 154 में कह रहा अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज क्या है, तो ऑब्वियसली एनोमर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है दोनों। 155 ये जो कंपाउंड दिया है इसमें मिथाइल एंटी पोजीशन पर है, अगर हम इसको 120 घुमाते हैं तो ये गॉच फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी थर्ड आंसर। 156 में कह रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2, तो SN2 में वैसे तो मोस्ट रिएक्टिव हमने सुना प्राइमरी होता है लीस्ट स्टैंडर्ड, लेकिन प्राइमरी से भी आगे वो होता है जिसमें जस्ट अटैच पर -R का ग्रुप लगा हो अल्फा कार्बन पर, ये -R है, ये प्राइमरी से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2। 157 कह रहा SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताएं,
एसएन बनकर रिएक्टिविटी ऑर्डर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से निकलेगा। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो बाकी एबीडी में तो सीएल है और सी टर्सरी भी है और आयोडाइड भी है, यानी सी को हम सबसे आगे रखेंगे। इसके बाद हम डी को रखेंगे और फर्स्ट और थर्ड में कैटायन फर्स्ट ए का ज्यादा स्टेबल होगा, यानी आंसर हुआ थर्ड। 158 मैं कह रहा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पोलर एप्रोटिक में, तो एप्रोटिक में न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी इनमें से एफ माइनस की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी सेकेंड आंसर सही है। हाँ, अगर प्रोटिक मीडियम होता तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तब हम इसका फर्स्ट आंसर टिक करते। 159 कह रहा सिस टू ब्यूटीन में बेयर्स रिएजेंट मिला है। बेयर्स रिएजेंट सिन एडिशन का रिएजेंट है, और अगर हम सिस पर सिन एडिशन करेंगे तो मीजो प्रोडक्ट मिलेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहा है कि इनमें से वीकेस्ट एसिडिक कौन है। तो 1, 2 और 4 जो है ये मोनो कार्बोक्सिलिक है, थर्ड डाई कार्बोक्सिलिक है, तो थर्ड तो आगे हो गया, लेकिन हमसे लीस्ट पूछा है। तो फर्स्ट और फोर्थ में माइनस आई के ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, यानी हम सबसे पीछे को रखेंगे। 161 में कह रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में रूल है मोर नेगेटिव चार्ज मोर बेसिक स्ट्रेंथ, यानी इस हिसाब से आंसर हुआ 4, ऑर्डर हुआ 4, 3, 2, 1। हाँ, अगर हमसे ये कहा जाता कि एक्वस मीडियम में क्या है, तो हमें मालूम है कि मिथाइल के केस में हम पहले सेकेंडरी को रखेंगे, फिर प्राइमरी, फिर टर्सरी, तब हम थर्ड आंसर टिक करते एक्वस। क्वेश्चन नंबर 162 कह रहा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हमने पढ़ा है कि जब भी कोई ऑर्थो पर ग्रुप लगा होगा बेंजोइक एसिड में, तो ऑर्थो इफेक्ट से मोस्ट एसिडिक, यानी सबसे पहले हो गया 2 ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, और थर्ड और फोर्थ में ये डोनेटिंग ग्रुप्स है, यानी सेकेंड के बाद फर्स्ट। थर्ड और फोर्थ में थर्ड लेस डोनेटिंग होगा क्योंकि इसमें प्लस आई लगेगा, फोर्थ में हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, यानी फर्स्ट आंसर। 163 में कह रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल में। तो जब हेलोजन लगा हो फिनॉल पर तो सिर्फ माइनस आई इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा, यानी सीधा ऑर्डर होगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऑर्थो मेटा पैरा, और इसके बाद नॉर्मल फिनॉल, यानी थर्ड सही है आंसर। 164 में कह रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा ग्लूकोज ग्लूकेरिक एसिड देता है HNO3 के साथ, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ग्लूकेरिक एसिड होता है डाई कार्बोक्सिलिक। तो ग्लूकोज में जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाएंगे तो ग्लूकेरिक या सैक्रिक बनेगा। जब माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे ब्रोमीन वाटर मिलाएंगे तो हमें ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा। ये ग्लूकोनिक है, ये ग्लूकेरिक, इसको एल्डोनिक भी कहते हैं, इसको सैक्रिक भी कहते हैं। सेकंड भी सही है। थर्ड कह रहा है HI रेड फॉस्फोरस। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्लूकोज का हम कंप्लीट रिडक्शन करें तो एन हेक्सेन बनेगी, लेकिन माइनर में 2 आइडोहेक्सेन भी बनती है, यानी सारे ऑप्शन सही है, फोर्थ आंसर ऑल ऑफ दीज। 165 में कह रहा है ग्लूकोज में फिनाइल हाइड्राजीन मिला है। तो हमने पढ़ा कि 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन जो है वो कंज्यूम होंगे और ग्लूकोसा जोन का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसको हम ओसा जोन भी कह सकते हैं, यानी सेकेंड सही है। हाँ, अगर 1 मोल लिखा होता फिनाइल हाइड्राजीन तो हम थर्ड टिक कर देते ग्लूकोल फिनाइल हाइड्राजोन। 166 नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी है इनमें से, तो फोर्थ है, क्योंकि इसमें कोई हेमी लिंकेज नहीं है, ना हेमी एसिटल ना हेमी कीटन। 167 बायूरेट टेस्ट, ये एमाइड लिंकेज का टेस्ट है जो यूरिया प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड इन सब में है, यानी कि सेकेंड कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट में मोलिस टेस्ट वगैरह यूज करेंगे। 168 में कह रहा है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HCl का अगर प्रोपीन पर एडिशन करें, तो हमें पता है पेरोक्साइड सिर्फ HBr में लगेगा, HCl में पेरोक्साइड का कोई मीनिंग नहीं है, और कार्बोकैटायन मैकेनिज्म लगेगी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी, और इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट होगा मार्कोव-निकोव। तो फिर इसमें जो इंटरमीडिएट है सिंपली थर्ड आंसर है। हाँ, ब्रोमीन होता है तो रेडिकल मैकेनिज्म होती है। 169 लिखा है विटामिन B1 से जो डिसीज है वो हमने बायो में भी पढ़ा है, वेरी वेरी डिसीज है जो। 170 में कह रहा है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड का नेचर क्या होगा, तो हमें मालूम है न्यूट्रल होगा, क्योंकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर ये किसी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करेगा।
तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच वैल्यू है जिसपे ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज प्रेजेंट होते हैं और ज्विटर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कहेंगे। 171 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज तीनों ही नेचुरल पॉलीमर है, यानी कि इनमें सब में पी कॉमन बात है। स्टार्च जो है वो हमें मालूम है कि स्टार्च जो है सेलुलोज नायलॉन 6, तो इनमें से प्रोटीन और नायलॉन 6 दोनों में एक बात कॉमन है कि ये एमाइड है। इसके अलावा जो स्टार्च है उसमें हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी मैच करती देखिए, और नायलॉन 6 एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिसमें एमाइड लिंकेज है, यानी फर्स्ट। 172 में एक कंपाउंड गिवन है और इसमें कहा गया है कि हमने इसमें वाई मिलाया और एडिपिक एसिड मिलाया तो कंडेंसेशन पॉलीमर बनना चाहिए। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें एसिड का तो रिडक्शन होगा नहीं और एसिड एसिड के साथ कंडेंस नहीं होगा। सेकेंड में भी एमीन बन जाएगी A1 लेस कार्बन की, और थर्ड में भी एमीन बन जाएगी। सेकेंड में 4 कार्बन की एमीन बनेगी डाई एमीन, और थर्ड में 6 कार्बन की, तो दोनों ही कंडेंसेशन कर सकते हैं, यानी फोर्थ सही है, दोनों पॉलीएमाइड होंगे। 173 कह रहा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में या तो ब्रोंस्टेड एसिड होंगे या लीविस एसिड होंगे, यानी कि तीनों सही है, फोर्थ आंसर। 174 में कह रहा है इनमें से कौन ट्रू नहीं है। नायलॉन 2 नायलॉन 6 बायोडिग्रेडेबल है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। डेक्रोन पॉलीएस्टर है। ब्यूना एस इलास्टोमर है, रबर है, क्योंकि जितने पॉलीमर है कॉन्जुगेटेड डाइन के सब इलास्टोमर मतलब रबर है। लेकिन बेकेलाइट में 2 मोनोमर होते हैं, 2 मोनोमर में से एक फॉर्मेल्डिहाइड होता है और फिनॉल, यानी ये होमोपॉलीमर नहीं है, यानी फोर्थ आंसर। 175 में कह रहा है ऐसा कौन सा ग्रुप है जो माइनस आई इफेक्ट का ग्रुप है, इसके बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो 4 ही ग्रुप है अपने 4 एलोजन, जिनमें माइनस आई प्रीडोमिनेट करता है प्लस आर पर। 176 में कह रहा है कि ये कंपाउंड जो गिवन है नाइट्रोजन का, लेसाइन टेस्ट में उसका कौन सा कंपाउंड, तो फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है। जो NaCN बनता है लेसाइन टेस्ट में, वो जब फेरस सल्फेट हम मिलाते हैं तो उसका कुछ पार्ट तो पहले Na4FeCN6 बन जाता है, और इसका जो कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होता है, ये दोनों मिलकर फेरिक फेरोसाइनाइड का प्रशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो यही कॉम्प्लेक्स बनता है नाइट्रोजन का लेसाइन फिल्ट्रेट में। क्वेश्चन नंबर 170 जेल्डॉल मेथड का क्वेश्चन है। तो इसमें हमें मोलैरिटी दी है H2SO4 की, और हमें मालूम है कि हम जेल्डॉल मेथड में नॉर्मेलिटी का यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन का परसेंट इस तरीके से हम निकाल लेंगे। बस हमें यह ध्यान रखना है कि H2SO4 में जो मोलैरिटी दी है हमें इसमें नॉर्मेलिटी में चेंज करके रखना होगा, और इसको हम रखने के बाद हमारा जो परसेंट आ जाएगा फर्स्ट के इक्वल। 178 में सिल्वर नाइट्रेट गिवन है और उसका हमने AgI बनाया है, तो आयोडीन के परसेंट का वैसे मोल कॉन्सेप्ट से आप खुद भी फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि आयोडीन का जो फॉर्मूला होगा उसमें वेट ऑफ AgI अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100, इससे हमें आयोडीन का परसेंट मिल जाएगा, जिसको हम कैरियस मेथड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 में कह रहा है ब्यूना एन और PHVB में सिमिलरिटी क्या है। वैसे PHVB जो है सिंथेट वो पॉलीमर बायोडिग्रेडेबल है, और ब्यूना एन जो है वो नॉर्मल कंडेंसेशनल पॉलीमर है। तो दोनों को पॉलीमर है, क्योंकि ब्यूना एन में भी 2 अलग अलग मोनोमर है और PHVB में भी 2 अलग अलग मोनोमर है। तो यानी पहला ऑप्शन ही सही है, बाकी के ऑप्शन गलत है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल सिर्फ सेकेंड वाला है। 180 एनलीन इज प्योरीफाइड, तो एनलीन को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन से प्योरीफाई करते हैं।